नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक MPPSC प्रीलिम्स के स्पेशल टॉपिक में। यूनिट नंबर 9 है जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आज हम उसको बात करेंगे एक मास्टर वीडियो के माध्यम से। और मास्टर वीडियो में ये रहेगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को हम 8 से 9 टॉपिक के उसमें बांट के पढ़ेंगे, जिसमें आज उसको पूरे मास्टर वीडियो के रूप में हम लाएंगे हर एक चैप्टर का। तो जिसमें आज पहला है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मतलब इलेक्ट्रॉनिकी तकनीक हिंदी में बोला जाए। तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमको पढ़ने का क्रम ये रहेगा कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्योंकि हमको केवल अपने प्रीलिम्स के बेस पे पढ़ाई करना है और फैक्ट चीज़ें हम जानेंगे। उसके डिटेल में अगर आपको जानना हो तो अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में आप जान सकते हैं। गूगल है और भी चीज़ें हैं जो उस चीज़ से इंजीनियरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो लोग अच्छे से जानते होंगे। तो अभी हमको केवल फैक्ट जानना है कि क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रिलीवेंट है और टाइम वेस्टिंग नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 हम मास्टर वीडियो के माध्यम से अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। अब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स वो चीज़ होता है जिसमें लो पोटेंशियल और लो करंट का यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें लो पोटेंशियल और लो करंट का यूज करके किसी भी टेक्निक का या फिर संचार का, कम्युनिकेशन का इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, संवहन करना ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में अंतर ये है कि इलेक्ट्रिकल में लो पोटेंशियल और लो करंट नहीं होना जरूरी है। उसमें हाई करंट भी हो सकता है, लो पोटेंशियल भी और हाई पोटेंशियल भी। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा होगा लो पोटेंशियल और लो करंट ही जनरली होता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, अप्लायंसेस है, तो उनको आप जनरली वो डायरेक्ट करंट आपको नहीं इफ़ेक्ट करती हैं। आप अगर चार्जर का पिन छू दिए, रेडियो का वो कुछ भी टच हो गया, तो वो ज़्यादा आपको हानि नहीं पहुंचाती। तो उसमें लो पोटेंशियल और लो करंट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो ऑप्शन में ये ऐसे आ सकता है सीधे कि लो पोटेंशियल और लो करंट का प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। मेन सोर्स क्या होता है? ये सबको पता है, करंट। मेन सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? करंट होता है। तो मैं इस प्रश्न को भी साथ में लेते चलूँगा, क्या कैसे प्रश्न आ बन सकते हैं। तो जैसे आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन सोर्स क्या है? करंट है, वोल्टेज है, ये पोटेंशियल है, तो उसमें करंट। तो ये हो गया मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ युक्तियाँ होती है, टेक्निक्स होता है जिनके कार्य क्या होते हैं। तो 3 मेन काम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, 3: एम्प्लीफिकेशन, स्विचिंग एंड ऑसिलेटर। अब इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। एम्प्लीफिकेशन किसी चीज़ को बढ़ाना, स्विचिंग जानते हैं, ऑन ऑफ करना, ऑसिलेटर वो भी बढ़ाने का काम है। तो इस तरह से 3 ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि निम्नलिखित में से क्या कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं है। तो उसमें आ जाएगा एम्प्लीफिकेशन, स्विचिंग एंड ऑसिलेटिंग। तो आपको ये कोई और ऑप्शन देगा तो उसमें आपको टिक करना है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के ये कार्य हो गए तीनों। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि MPPSC में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 14वीं सदी, 15वीं सदी, तो इस तरह से आपको याद रखना 19वीं सदी। ठीक, अब पहली बार एक ये फैक्ट है, इसमें देखें हम फैक्ट की चीज़ें ज़्यादा बात करेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको रटना भी पड़ सकता है। तो आपको अभी करना ये है कि एक सुंदर सा नोटबुक ले लेना है, उसमें आपको सारी चीज़ें जितने हम बोल रहे हैं उनको नोट कर लेना है। आप यकीन करिए आधे घंटे बाद ये देखेंगे, जितने भी चीज़ें पलट के देखेंगे, बहुत अच्छे से एक शॉर्ट नोट बनेगा एक चैप्टर का, और उसको आप रिवाइज करेंगे बार बार। 15-20 मिनट लगेगा मुश्किल से। तो आप पेन और कॉपी लेके पूरा चीज़ें नोट कर सकते हैं। तो गैस निकास नली का प्रयोग करके एक इलेक्ट्रोड से कैथोड किरण प्राप्त की गई सर्वप्रथम।
क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, किसका प्रयोग करके कैथोड किरण का प्राप्त की गई? तो गैस निकास नली का। ठीक, 1845 विल्हेम रोंटगेन, ये आपको जाना पहचाना नाम मिल सकता है, हर परीक्षाओं में आपको लगभग मिलता है। एक्सरे का खोज किसने किया? तो विल्हेम रोंटगेन ने 1895। सन आपको इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। सन का महत्व ऐसा होता है कि आपको चीज़ें लिंक करने के लिए होती हैं कि किस समय क्या हुआ, उस समय इतिहास में क्या चल रहा था, भौगोलिक दृष्टि क्या था, राजनीतिक कारण क्या थे। तो सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो विल्हेम रोंटगेन ने एक्सरे का आविष्कार किया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये भी जे थॉमसन। कभी कभी हर एग्जाम मजाक कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन। तो इस तरह, और निर्वात नली मतलब वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की? तो उसकी खोज की थी एम्बस फ्लेमिंग। ये शब्द याद रखिए, एम्बस फ्लेमिंग, AMBUS फ्लेमिंग। ठीक है, और निर्वात नली का यूज कहाँ किया जाता है? निर्वात नली का फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब या फिर निर्वात नली का यूज किया जाता था। तो इस तरह से फैक्ट वाली चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज लिख लेंगे, निर्वात नली की खोज एम्बस फ्लेमिंग ने की। सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आता है तो इसका सही जवाब है 1920, मतलब USA में 1920 में सर्वप्रथम रेडियो का आविष्कार किया गया, प्रसारण किया गया। तो इस समय आप भारत की घटनाओं का ध्यान रख सकते हैं, क्या चल रहा था, वैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास में चल रहा था उस समय 1920 में, तो आप लिंक करिए कि उस समय रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम हुआ था अमेरिका में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, प्रकाश विद्युत सेल GR कैरे द्वारा खोजा गया सन 1875। सन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो GR कैरे द्वारा प्रकाश विद्युत सेल का यूज मतलब खोज किया गया। अब एक चीज होता है मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन क्या होता है? तो अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल माइक्रो तरंगे उत्पन्न होती हैं रडार में। मैग्नेट्रॉन ऐसे आएगा, मैग्नेट्रॉन किससे संबंधित है? तो उसमें ऑप्शन में एक रहेगा कि रडार में यूज किया जाता है जिससे माइक्रो तरंगे निकलती हैं, तो उससे रिलेटेड है, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह मैग्नेट्रॉन शब्द को आपको वो रखना है। अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर नाम याद रख सकते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है? रडार। रडार में क्या, रडार क्या है? समुद्र में उनकी दशा और दिशा मतलब फाइंड किया जा सकता है कि कौन सी जहाज कहाँ है। अब इतना तो हो गया बेसिक आपका इलेक्ट्रॉनिक में। अब आगे आते हैं कि थोड़ा सा कंप्यूटर, मतलब कौन सा कंप्यूटर कब आया। तो एक नाम है इनैक, ENIAC, इसका नाम आपने सुना ही होगा। इनैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इनैक का जो फुल फॉर्म होता है, तो जैसे ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटेड, A से एंड C से कंप्यूटर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये क्या हुआ था? पहला कंप्यूटर था। सन कब? 1946। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंप्यूटर कब आया? 1946। उसका नाम था इनैक। ठीक है ना। अब इसमें यूज क्या हुआ होता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी? तो ये आपको पहले ही हमने बताया था, वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी एम्बस फ्लेमिंग ने। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। उस समय के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब जब यूज होते थे तो लगभग मान लीजिए आप 20 बाई 20 का कमरा, 20 फीट हाइट होगी, इतने बड़े बड़े सोचो कंप्यूटर उस समय हुआ करते थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज, ये तो मतलब थोड़ा मतलब बेसिक फैक्ट जो आपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं बताते चल रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक का यूज कहाँ होता है? ये डायरेक्ट आ सकता है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग कहाँ पर होता है? उद्योग में, चिकित्सा में, वाणिज्य में, परिवहन में, स्कूल्स में, शिक्षा में, मेडिसिन में, तो कहाँ? तो इनमें से हर जगह यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पर यूज किया जाता है। अभी कहीं भी आज के मतलब उसमें संभव नहीं है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के जिया जाए। मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। मनोरंजन में हो गया। अब आता है कुछ
मतलब बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनके कारण ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक पूरा चलता है। तो उसमें जैसे हो गया एक अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, मतलब सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो अशुद्धियाँ मिलाने पर उनका मतलब जो एक्चुअल रूल होता है, मतलब नियम होता है या फिर रोल होता है, तो अशुद्धियाँ मिलाने पर वो परिवर्तित होता है। समझ गए, मतलब वे पदार्थ जो अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युत के चालक तथा शुद्ध रूप में कुचालक। मतलब अगर वो पदार्थ, अर्धचालक वो होते हैं कि जो अगर पदार्थ शुद्ध रूप में रहेंगे तो विद्युत के कुचालक रहेंगे, लेकिन उनमें अशुद्धियाँ मिला दी जाएंगी, मतलब डोपिंग कर दिया जाएगा, तो वो बन जाएंगे सुचालक, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे। जैसे अब डोपिंग, एक शब्द आता है डोपिंग। डोपिंग क्या है, तो डोपिंग मीन्स अशुद्धियों को मिलाना, मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज क्या कहलाता है, डोपिंग। तो डोपिंग टेस्ट होता है ना, जैसे खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट हुआ करता है। तो अगर बाहर से उनने कोई इंजेक्शन लिया है, ड्रग्स लिया है, तो डोप टेस्ट इसीलिए होता है कि कोई अशुद्धि अपने शरीर में क्या मिलाया है, अगर तो डोपिंग टेस्ट, इसीलिए उसको डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग शब्द का यहाँ पर हमको मतलब जानना है कि अशुद्धियों को मिलाना, ठीक है। और अर्धचालक क्या होते हैं, अगर प्योर फॉर्म में है तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे, अगर इम्प्योर फॉर्म में है या फिर डोपिंग करने के बाद वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। तो यहाँ तक बात होगी डोपिंग की। यूज कहाँ होता है अर्धचालकों का, डायोड में, ट्रांजिस्टर में होता है, डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में। ये डायोड और ट्रांजिस्टर है अंदर की चीज़ें, इनको जानना जरूरी है, अगर आप कोशिश करें जान सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब दो टाइप के वो होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। क्या होते हैं, डायोड, जिसमें सिलिकॉन तथा फास्फोरस की डोपिंग की जाती है, वो क्या कहलाता है, एन टाइप। और पी टाइप क्या कहता है, बोरोन की डोपिंग की जाती है, तब क्या कहलाता है, सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाया जाए तो एन टाइप, सिलिकॉन में बोरोन मिलाया जाए तो पी टाइप। पी टाइप में पॉजिटिव होल के कारण संवहन होता है। क्वेश्चन नहीं आ सकता पी टाइप में संवहन कैसे होता है, तो पी टाइप में संवहन पॉजिटिव होल के कारण होता है। और एन टाइप में संवहन कैसे होता है, तो एन टाइप में संवहन होता है निगेटिव होल्स के संवहन के कारण। पी और एन टाइप ये हो गए दो अर्धचालक में। अब डायोड क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धियां मिलाकर पी टाइप का क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। ये फैक्ट है, सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धियां मिलकर पी टाइप का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये एनोड और एक कैथोड, एक तरफ पी साइड, एक तरफ एन, पी और एन, अब बीच में होता है जंक्शन। आपने 11th में खूब पढ़ा है पीएन जंक्शन डायोड बनाने में, ठीक है। तो ये बात है अर्धचालक और डायोड के बारे में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑप्शन में आ जाती है, उनको आप ध्यान रखेंगे और करेंगे। अब इसके बाद आता है आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप मतलब एकीकृत चिप। आपने आईसी खूब देखा है, चिप भी खूब देखा है। तो आईसी क्या होता है, अत्यंत छोटे अर्धचालक में आवश्यक घटक निर्मित किए जाते हैं। मतलब बहुत छोटा सर्किट होता है, छोटी चीज होती है जिसमें आवश्यक, अत्यंत छोटे अर्धचालकों में आवश्यक घटक निर्मित किए जाते तथा उसके विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। अब जैसे पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, किसमें, कंप्यूटर में। फिर क्या यूज होना शुरू हो गया, फिर यूज होना शुरू हो गया आईसी चिप, मतलब छोटी सी चिप होती थी, उसके कारण फिर मतलब सारा काम होता था। तो यही है, अत्यंत छोटे अर्धचालकों में आवश्यक घटक निर्मित करना ही आईसी चिप है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, करंट, और करंट का कंट्रोल होता है। आईसी चिप को माइक्रोचिप भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोचिप निम्नलिखित में से क्या है, तो आईसी चिप को ही माइक्रोचिप भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि आईसी चिप में क्या लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं,
अर्धचालक लगे होते हैं कि और कुछ लगे होते हैं, और ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा रेडियो वगैरह को आपको खोज के देखेंगे खोल के, और कंप्यूटर में। अब एक डेट आपको याद रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। 12 सितंबर 1958 जैक किल्वी नामक व्यक्ति ने ये छोटे से आईसी चिप का सर्वप्रथम खोज किया था। आईसी चिप दो प्रकार में डिवाइड है, एक डिजिटल आईसी, एक एनालॉग आईसी। तो डिजिटल और एनालॉग में अंतर आप समझते हैं। आप सीधे एग्जांपल लीजिए, घड़ी का आप एग्जांपल ले लीजिए, डिजिटल और एनालॉग। जो घड़ी आपकी डिजिटली मतलब जिसमें नंबर दिखते हैं वो डिजिटल घड़ी हो गई, जिसमें आपके वो कांटे होते सुई, ये एनालॉग घड़ी हो गई। तो इससे आप डिजिटल और एनालॉग को हमेशा समझ के रखें। तो आईसी चिप दो प्रकार के, डिजिटल और एनालॉग। अब ये तो हो गई आईसी की। वो आईसी का कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एकीकृत चिप, सर्किट नहीं चिप। अब अगला टर्म आता है अपना सुपर कंडक्टिविटी, मतलब हिंदी में सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? विद्युत चालकता का बढ़ना, मतलब विद्युत चालकता का मतलब करंट की चालकता, कंडक्टिविटी बढ़ना ही कहलाता है सुपर कंडक्टिविटी। विशिष्ट दशाओं में विद्युत नियमों का पालन न करना, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जब विद्युत के जो नियम हैं, जैसे ओम्स लॉ हो गए और भी जो विद्युत से एम्पियर्स लॉ हो गए, तो उन नियमों का पालन ना करना, और उसमें जितना चाहिए कि मतलब इतना कंडक्टिविटी होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कंडक्टिविटी होने लगती है, तो वो सुपर कंडक्टिविटी की कंडीशन कहलाती है। ठीक है। अब केमरलिंग ओन्स एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने पारे को 4 डिग्री के नीचे ठंडा कर दिया जाए तो वह विद्युत का पूर्ण सुचालक बन जाता है। मतलब जो पारा होता है, मरकरी होता है, वो विद्युत का अच्छा मतलब सुचालक बिल्कुल नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन उसको अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ला दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ये होता है क्या? सुपर कंडक्टिविटी। मतलब किसी विशिष्ट कंडीशन में वो अपना एक्चुअल में जो कंडक्टिविटी होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाना, और सारे नियमों को जो करंट के हैं, चालकता के हैं, उनको फेल करना, तो वो क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टिविटी। तो ये याद रखने का, तो कि 4 डिग्री के नीचे करने पर पारा कंडक्टिव हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब सुपर कंडक्टिविटी का एक होता है, ये क्वेश्चन आता है BCS, मतलब BCS सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, आंसर होगा सुपर कंडक्टिविटी या फिर अर्धचालकता से संबंधित है BCS का सिद्धांत। अब BCS वैज्ञानिक का नाम था, जिसमें एक बर्डिन हो गए, एक कूपर हो गए, एक श्रिफर हो गया। तो BCS सिद्धांत किससे रिलेटेड है? आपके सुपर कंडक्टिविटी से। 1972 नोबेल प्राइज दिया गया सुपर कंडक्टिविटी के क्षेत्र में इन तीनों को। BCS मतलब बर्डिन, कूपर और श्रिफर को सुपर कंडक्टिविटी के लिए क्या दिया गया? नोबेल का पुरस्कार दिया गया। अब आज ये हो गया सुपर कंडक्टिविटी, उनसे रिलेटेड वैज्ञानिक। BCS का सिद्धांत के लिए उनको दिया गया ये टर्म। ऐसे इसमें ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछेंगे, इसमें बस यही पूछेंगे कि मतलब बच्चों को कितना वो है कि अगर BCS सिद्धांत है तो उनको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सुपर कंडक्टिविटी, बस इतना है। अधिचालकों का वर्गीकरण कैसे करना है? अधिचालकों का वर्गीकरण, ये हेडिंग है। तो टाइप 1 टाइप 2 में, ठीक है, ठंडे तापमान पे, और टाइप 1 मतलब अतिचालक कैसे है? सुपर कंडक्टिव क्या है? ठंडे तापमान पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सब अतिचालक हैं ठंडे तापमान पे। और टाइप सेकंड क्या है? हार्ड अतिचालक, जिसमें लेड और बिस्मथ। ये सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइप 1 में कौन से अतिचालक है? तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और टाइप 2 क्या है? लेड और बिस्मथ। बस इतना डायरेक्ट इनको आपको फैक्ट की तरह याद रखना है, लिख लेना है। अब मार्जिनल प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल प्रभाव क्या होता है।
तो मार्जिनल प्रभाव वो प्रभाव होता है जिसमें एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है एरिया, इसमें इसके ऊपर एक सुपर कंडक्टिव मटेरियल होती है, मटेरियल से बनी चीजें होती हैं। तो क्या होता है मार्जिनल प्रभाव में कि एक ऐसा टाइम आता है ये मार्जिनल प्रभाव के द्वारा कि वो जो है सुपर कंडक्टिव मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो उस मैग्नेटिक फील्ड एरिया के ऊपर थोड़ा उठा रहता है। समझ रहे हैं? मतलब जैसे बुलेट ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए। बुलेट ट्रेन जो होता है वो मार्जिनल प्रभाव पे ही चलता है उसमें। और आपने मतलब आपको जानकारी के लिए बता दें, बुलेट ट्रेन में कोई पहिए या फिर चक्का नहीं होता है। तो वो कैसे गाड़ी दौड़ती है, तो मार्जिनल प्रभाव से दौड़ी होती है। तो वहाँ क्या होता है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसके ऊपर सुपर कंडक्टिव मटेरियल का वो बना होता है, उसके नीचे का कुछ भाग, तो वो थोड़ा ऊपर उठता है, वो हवा में चलता है। तो सीधे यहाँ पे प्रश्न ऐसे ही आ सकता है, मार्जिनल प्रभाव किससे संबंधित है, तो मैग्नेटिक फील्ड से, सुपर कंडक्टिविटी से। तो सुपर कंडक्टिविटी, ठीक। बुलेट ट्रेन मार्जिनल प्रभाव पे ही चलती है, ये भी आ सकता है प्रश्न। और मैग्नेटिक लेविएशन क्या होता है? मैग्लेव ट्रेन 1 से 6 सेंटीमीटर ऊपर लटकी होती हैं, 500 किलोमीटर पर आवर पर चलते हैं मैग्लेव ट्रेन और फिर बुलेट ट्रेन भी। काहे कि वो जो प्रोसेस होती है उसमें मार्जिनल प्रभाव होता है और मैग्नेटिक लेविएशन होता है। तो स्पीड इसमें 500 किलोमीटर पर आवर, 1 से 6 सेंटीमीटर वो ऊपर उठी रहती हैं, पहिया नहीं होता है। अब एक तो ये होगा मार्जिनल प्रभाव और मैग्नेटिक लेविएशन दोनों। अब NSTB क्या है? नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस टेस्ट बोर्ड। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से, कि NSTB मतलब नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस बोर्ड है, साइंस टेक बोर्ड। ये इसकी स्थापना की गई थी। अब कुछ ऐसे ही संस्थान और आपको याद रखना, जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलोर। भाभा परमाणु संस्थान कहाँ पे है? मुंबई। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपको देखना है, कहाँ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे है। तो ये इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो बेंगलोर। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई। तो इस तरह से, और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ पे। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास, एक हेडिंग डालेंगे आप कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कैसे हुआ और किस क्रम में हुआ। तो अलग से बढ़िया हेडिंग डालेंगे, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास के लिए सबसे पहला व्यक्ति है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा तथा विक्रम साराभाई को जनक माना जाता है। सीधे प्रश्न आ सकता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास में प्रमुख योगदान है, फिर जनक किसको बोला जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा तथा विक्रम साराभाई को। अब फैक्ट हम नोट करते जाएंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि एक ही चैप्टर लेना और वीडियो ज़्यादा लंबा है। 1970 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई, लिखते जाएंगे। MG मेनन तथा प्रथम अध्यक्ष बने इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के। MG मेनन जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग बनाया गया उसके प्रथम अध्यक्ष बने। 1970 में प्रथम ट्रांजिस्टर भारत में आया, ये सीधे फैक्ट है। 1970 में प्रथम ट्रांजिस्टर भारत में आया। 1982 किस लिए महत्वपूर्ण है? सीधे रंगीन टीवी, प्रथम रंगीन टीवी भारत में कब यूज हुई? 1982। कहाँ यूज हुई? तो जब 1982 में क्या हो रहा था, मतलब लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था, उस समय वो चीज दिखाया गया रंगीन टीवी में प्रथम बार। तो इस प्रकार से 1982 में भारत में प्रथम बार रंगीन टीवी का उपयोग किया गया। प्रौद्योगिकी विकास परिषद 1973 में
गठित किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रौद्योगिकी विकास परिषद कब गठित किया गया? तो 1973 में। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एमजी मेनन थे। तो उद्देश्य इसका क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में रिसर्च तथा विकास को बढ़ावा देना, मतलब डेवलपमेंट और रिसर्च करना क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में था। अब EHTP एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप शॉर्ट का, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, EHTP। ये बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है। EHTP क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कुछ पार्क विकसित किए गए। पार्क इन द सेंस ये पेड़ पौधे लगा के नहीं। सन 1993 केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबली सन 1993 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया कमेंट सिंगापुर, ताइवान, जापान से इलेक्ट्रॉनिक पार्क का संबंध, तो केंद्र सरकार ग्लोबली तो केंद्र सरकार ने 1993 मतलब वो EHTP इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो कि जापान, ताइवान सबके संपर्क से बनाया। MP इंडिया MP में क्या क्या? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना पार्क बनाए गए हैं। कहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में, और कोई दूसरा सिटी नहीं। क्या बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना पार्क बनाया गया। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है। भोपाल एवं जबलपुर को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किन शहरों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में शामिल किया गया? तो उसका सही जवाब है भोपाल और जबलपुर। इंदौर बिल्कुल नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संस्थागत क्या क्या प्रयास किए गए और उनके कुछ संस्थागत क्या क्या प्रयास किए गए डेवलपमेंट में? तो वो है STQC, एग्जैक्ट, CMAT, समीर। यहाँ से मतलब डिटेल इनका नहीं हमको पढ़ना है, इनको बस इतना ही जानना है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि भारत में संस्थागत प्रयास इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या रिलेटेड है? तो उसमें आएगा STQC, एग्जैक्ट, CMAT और समीर। तो ये चारों। STQC मानकीकरण मतलब स्टैंडर्ड, T से परीक्षण मतलब टेस्ट, Q से क्वालिटी और SC से कंट्रोल नियंत्रण। तो STQC क्या है? स्टैंडर्ड, T से टेस्टिंग, Q से क्वालिटी और C से कंट्रोल। तो ये संस्थागत प्रयास के अंतर्गत है। STQC एक एग्जैक्ट होता है, EXACT इसका भी कुछ फुल फॉर्म है। CMAT है, CMAT नैनो टेक्नोलॉजी पुणे में हैदराबाद में चालू किया गया। समीर है, ये एक लैब है इलेक्ट्रॉनिक्स की, समीर नामक SAMER। तो ये संस्थागत भारत में प्रयास किए गए इलेक्ट्रॉनिक के विकास में। STQC, एग्जैक्ट, CMAT और समीर बना के, इनके बारे में आप अध्ययन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में नीतिगत प्रयास, नीतिगत इन द सेंस किस तरह मतलब नियम बना के किस तरह से प्रयास किए गए इलेक्ट्रॉनिक के विकास के लिए। तो उसके लिए है 2012 का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति। फिर क्या हुई? एक हो गया 2012 का इलेक्ट्रॉनिक नीति 1। 2019 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक प्लानिंग। ESDM क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इनके शॉर्ट फॉर्म आते मतलब फुल फॉर्म में से आ जाते हैं क्योंकि अब विस्तारित रूप लिखिए। तो ESDM का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग।
अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की उपलब्धियां क्या क्या है ये हम थोड़ा जान लेंगे। हम उतना ही चीज़ें पढ़ रहे हैं जितना हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं। हमको 10 टॉपिक लेना है, अब इतने में से मान लीजिए आपको 1 या 2 नंबर का काम होगा, तो ज़्यादा चीज़ें हम फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ क्या है? मेसियावली पैरेलल सुपर कंप्यूटर क्या काम करता है? ये क्वेश्चन है, आ सकता है। मेसियावली पैरेलल सुपर कंडक्टर किस लिए काम होता है? तो कैंसर के इलाज के लिए होता है। मॉलिक्यूलर बीमा इविटेंसी ये क्या है? इसका भी यूज भारत में इलेक्ट्रॉनिक की शोध में उपलब्धि है। क्या है? मॉलिक्यूलर बीमा इक्विटेंसी। ISO 9000 इस सर्टिफिकेट स्कीम किया गया है। तो आपको मेसी वाली याद रखना है, मॉलिक्यूलर बीमा इंटेलेक्सी ISO 9000 सर्टिफिकेशन स्कीम था। पुणे में राष्ट्रीय परम कंप्यूटिंग ये भी उपलब्धि है। पुणे में राष्ट्रीय परम कंप्यूटिंग संस्था है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है। नैनो टेक्नोलॉजी प्लस नगरीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कुछ उपलब्धियां हैं। इसमें मेन यही है, ISO 9000 सर्टिफिकेशन स्कीम था। पुणे में राष्ट्रीय परम कंप्यूटिंग है। मैसी वाली है पैरेलल सुपर कंप्यूटर, और मॉलिक्यूलर बीमा इविटेंसी है। तो एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है मॉलिक्यूलर बीमा इविटेंसी। तो इस तरह से इतनी चीज़ें कवर हुई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टीवी यानी टेलीविज़न के बारे में। तो टेलीविज़न क्या है? 1897 में फर्डिनेंड ब्राउन CRT ट्यूब खोजा सबसे पहले, मतलब कैथोड रे ट्यूब खोजा किसने? फर्डिनेंड ब्राउन ने। कब खोजा? 1897 में। 1927 में लोसेफ LED, मतलब LED खोज 1927 में लोसेफ ने की। LED लाइट इमिटिंग डायोड फुल फॉर्म। 1928 USA में टीवी सब प्रसारण हुआ। 1950 में अमेरिका में रंगीन प्रसारण, पहली बार भारत में रंगीन प्रसारण 1982 में हुआ। और सबसे पहले रंगीन प्रसारण कहाँ हुआ? 1950 अमेरिका में। भारत में टीवी फिलिप्स 1959 में परिचय में आया। फिलिप्स कंपनी का नाम था। 1959 दूरदर्शन की स्थापना, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? सन 1959 में हुई। पहला कार्यक्रम दूरदर्शन में 15 सितंबर 1959, ये आपको याद रख सकते हैं। नई दिल्ली में प्रसारित आकाशवाणी भवन, दूसरा मुंबई से प्रसारित हुआ। पहला कार्यक्रम कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो नई दिल्ली से आकाशवाणी भवन से, दूसरा मुंबई में। और इसमें ऑल इंडिया रेडियो 1965 में दैनिक प्रसारण। ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण कब से शुरू हुआ? 1965 से। भारत में पहली बार दूरदर्शन की स्थापना 1959 में, 59 में और 65 में ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण। और एक डेट है 1975, कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ से प्रसारण शुरू हुआ। ऐसा सीधे क्वेश्चन आ सकता है, कोलकाता से प्रसारण कब शुरू हुआ? 1975। अमृतसर से कब शुरू हुआ? 1975। लखनऊ से 1975, श्रीनगर से भी 1975। तो ये 75 वाले, चेन्नई भी। 1982 क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है अपने भारत? दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारण, दूरदर्शन जो है कि वो राष्ट्रीय प्रसारण हो गया 1982 में। और 1982 रंगीन टीवी पर स्वतंत्रता दिवस का भाषण तथा एशियाई खेल प्रसारित हुए। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में एशियाई खेल कब हुए? तो 1982 में हुए होंगे, तभी तो रंगीन टीवी में इसका प्रसारण हुआ। अब लंदन मुख्यालय किसका है? ये आपको डायरेक्ट फैक्ट के रूप में याद रखना है। लंदन का मुख्यालय इनमा
इनमारसैट, INMARSAT। तो इंटरनेशनल मेरीलाइन सैटेलाइट, इंटरनेशनल मेरीलाइन सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म है। लंदन में इसका मुख्यालय है। क्या है? 72 देशों से संबंधित है। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं। इनमारसैट कहाँ है इसका मुख्यालय? तो लंदन में। किससे रिलेटेड है? तो 72 देश इससे रिलेटेड है। और एक और ऐसे ही शब्द है INTL-SAT। ये क्या है? 1962 भारत का प्रथम सैटेलाइट संचार उपग्रह, संचार व्यवस्था। भारत में प्रथम संचार मतलब सैटेलाइट से प्रथम संचार कब हुआ? तो INTL-SAT 1962 में। अब एक और फैक्ट आपको याद रखना है। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर सन 1997, 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती आया, जिसका भाग क्या था? एक आकाशवाणी भाग था, दूसरा भाग था दूरदर्शन। इसका उद्देश्य क्या था? प्रसार भारती का उद्देश्य था कि जनता के कल्याण और खुशहाली की सूचना, शिक्षा, मनोरंजन उपलब्ध कराना। मतलब कि जनता के कल्याण और खुशहाली की जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाना, सूचना उसका, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराना प्रसार भारती का मेन उद्देश्य था। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय चैनल 18 मई 1988 को संपूर्ण देश की एक राष्ट्रीय चैनल होती थी। इसका उद्देश्य क्या? विविधता, सांस्कृतिक, ताने बाने और लोकाचार का प्रतिनिधित्व थी। स्थानीय रेडियो कैसा था? 86 में LRC, सामुदायिक रेडियो केंद्र, स्थानीय रेडियो केंद्र 86 में LRC, सामुदायिक रेडियो केंद्र का रेडियो केंद्र नॉर्मल इंसानों के मतलब लोगों के लिए। इसमें फैक्ट है भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कितने हैं? स्थानीय रेडियो केंद्र कितने अपने देश में? 86 हैं। ठीक है। और सामुदायिक रेडियो केंद्र भीली पूर्वोत्तर राज्यों में 5 स्थानों पर। सामुदायिक रेडियो केंद्र कितने हैं? भीली चैनल है, तो ये 5 राज्यों में है। विश्व का प्रथम सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पे है? भावरा अलीगढ़ में जो है वहाँ मतलब झाबुआ अलीराजपुर मध्य प्रदेश में विश्व का प्रथम सामुदायिक रेडियो केंद्र था। ठीक, विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र था। ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना। विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? तो वो भावरा। कुल कितने हैं सामुदायिक रेडियो केंद्र? 5 पूर्वोत्तर राज्यों में। पहला सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर में। तो भीली सामुदायिक केंद्र कहाँ है? मतलब अलीराजपुर में। सहरिया रेडियो केंद्र कहाँ है? तो वो श्योपुर में है। कोरकू खंडवा में है। कोरकू MP में। कुल मिला के मतलब क्या बोलते हैं सामुदायिक रेडियो केंद्र 12 जगह पे। अब भारत में 5 राज्यों में स्थापित किए गए हैं सामुदायिक रेडियो केंद्रों को। तो राष्ट्रीय चैनल देखो अपने मतलब संचार को राष्ट्रीय चैनल, स्थानीय रेडियो और सामुदायिक रेडियो केंद्र में बांटा गया है। अब टीवी के हम प्रकार जान लेते हैं कि टीवी कितने प्रकार के होते हैं। टेलीविजन कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं? तो टेलीविजन के प्रकार अपन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी हो गया, एनालॉग टीवी हो गया,
और एक डिजिटल टीवी हो गया, एक ओएलईडी टीवी हो गया, एक सैटेलाइट टीवी हो गया, एंड एक त्रिआयामी टीवी हो गया। त्रिआयामी मतलब 3D, एंड एक प्लाज्मा टीवी हो गया। थोड़ा सा हम इनको बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि क्वेश्चन सीधे यहाँ भी बन सकता है, निम्नलिखित में टेलीविजन के क्या प्रकार नहीं है। तो ये सब नाम लेगा, इलेक्ट्रॉनिक टीवी देगा, एनालॉग टीवी देगा, 3D टीवी देगा, ओएलईडी टीवी देगा और प्लाज्मा टीवी देगा। तो ये सब इनके प्रकार हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक टीवी आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टीवी में क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब का यूज होता था। 1897 में कार्ल ब्राउन सीआरटी की खोज की थी, हमने पहले ही बताया था। अब 54 से 890 MHz मतलब मेगा हर्ट्ज, इसकी क्या होती थी फ्रीक्वेंसी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इसमें ये टीवी का नाम ही इम्पोर्टेंट है, कितने प्रकार के टीवी होते हैं, इनमें कैथोड ट्यूब का यूज होता था। ठीक। एंड एनालॉग टीवी सबसे पुराना टीवी है, एनालॉग। डिजिटल टीवी, एनालॉग टू डिजिटल संकेत भेजता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके। चित्रों को अलग अलग में लंबाई और ऊंचाई प्रदान करना डिजिटल टीवी में मेन काम था। इसके प्रकार हैं एचडी टीवी, आपने जानते हैं एचडी टीवी हो गया। तो एचडी टीवी फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो स्मॉल डेफिनेशन टेलीविजन। एचडी टीवी क्या है, हाई डेफिनेशन। तो एचडी, ये सीधे एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है, एचडी टीवी के चित्र का रेशियो कितना होता है, 4:3। एचडी टीवी में 2 मिलियन पिक्सल, 2 मिलियन पिक्सल क्या होता है, उसका चित्र का साइज हो सकता है। ओएलईडी टीवी क्या है, ओएलईडी का टीवी का ज़्यादा कुछ नहीं है, उसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, क्या ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये टीवी का एक प्रकार है। दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर को भरा जाता है, तो उसमें ओएलईडी टीवी बनते हैं। इसका जो वो रेशियो होता है, ओएलईडी का रेशियो होता है 10 लाख रेशियो 1 का। इसमें क्या होता है, कंट्रास्ट रेशियो होता है। कंट्रास्ट रेशियो क्या होता है, देखिए आपने टीवी देखा होगा, तो उसमें ये कंट्रास्ट मतलब चमक, तो उसमें रेशियो यह है कि अगर उसका वाइट वाले का रेशियो 1 लाख है, 10 लाख है, और ब्लैक वाला 1, तो मतलब वाइट स्क्रीन रेशियो ब्लैक स्क्रीन का ये रेशियो कहलाता है कंट्रास्ट स्क्रीन, जो बताता है कि टीवी सबसे ब्राइट या सफ़ेद के अनुपात में सबसे काला कितना है, तो वो है मतलब ब्राइट या फिर सफ़ेद और काले का अनुपात है 10 लाख और 1 का अनुपात ओएलईडी टीवी में। अब सैटेलाइट टीवी क्या है, उपग्रह के माध्यम से टीवी यूज किया जाता है। सर्वप्रथम उपग्रह के माध्यम से टीवी का उपयोग रूस ने किया। अब 3D टीवी क्या है, 3D टीवी मतलब 3 डायमेंशनल, अभी तक लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती थी, 3D में ऊंचाई भी दिखाई देगी, मतलब तीनों डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायरेक्शन। इसके लिए हम ग्लास का यूज करते हैं, लाल रंग का और नीला रंग का चश्मा पहनते हैं। आपने अगर 3D मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ चश्मा दिया जाता है कि आप ये पहनिए, उसके बाद ही आपको 3 डायमेंशनल दिखेगा चीज़ें। तो 3D टीवी हो गया। इसका ये भी आ सकता है, 3D टीवी का आविष्कारक कौन था, क्रिस पूडल नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम ब्रिटेन में 3D टीवी बनाया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा टीवी, एलसीडी और एलईडी का मतलब अंतर, मतलब एक दूसरे तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं क्या कैसा होता है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एलईडी टीवी सबसे बेहतर है आज के ज़माने में। अब एक प्लाज्मा टीवी होती है, एलसीडी टीवी और एलईडी। तो प्लाज्मा टीवी की मोटाई कितनी होती है, 3 इंच लगभग मोटाई होती है, और एलसीडी टीवी आपने देखा होगा 1 इंच लगभग मोटाई होती है,
और एलईडी टीवी जो सबसे बेहतर होती है, सबसे रखने में भी आसान होती है, हल्की भी होती है, तो उसकी मोटाई 1 इंच से भी कम होती है। अब सबसे अच्छा कलर क्वालिटी किसमें देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से एलईडी टीवी में देखने को मिलता है। उसके बाद फिर एलसीडी टीवी, फिर प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा सेल का यूज किसका, कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है प्लाज्मा सेल में, तो प्लाज्मा सेल का यूज किया जाता है। और एलसीडी टीवी में क्या किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है। और एलसीडी टीवी में क्या किया जाता है, एलईडी प्रकाश का यूज। ठीक है, एलईडी में एलईडी प्रकाश का यूज किया, एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है, और प्लाज्मा टीवी में प्लाज्मा का यूज होता है। तो इस तरह से देखने के सबसे उपयुक्त मतलब एंगल कौन सा है, एलईडी, प्लाज्मा और एलसीडी का। तो 0 से 180 डिग्री तक आप प्लाज्मा को अच्छे देख सकते हैं टीवी को, और 0 से 180 तक एलसीडी को भी, और 150 से 160 के बीच में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 150 to 160 किसका एंगल ऑफ विजन है, तो एंगल ऑफ विजन वो एलईडी टीवी का 150 to 160 है। अब कुछ नहीं, ऊर्जा किसमें ज़्यादा खपत होती है, किसमें कम, तो निश्चित रूप से सबसे कम ऊर्जा एलईडी टीवी में होगी खत्म, इसीलिए हम अच्छा उसको मानते हैं। थोड़ी महंगी भी रहती है, और इसमें कम, सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा प्लाज्मा टीवी। बस इतना है। टीवी का हमने सब प्रकार बताया, लेकिन प्लाज्मा टीवी का हमने वो नहीं बताया कि प्लाज्मा टीवी क्या होते हैं। तो ये भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब या फिर गूगल से कि प्लाज्मा टीवी क्या होता है, कैसी होती है, और बताएंगे आप। तो अब कुछ इनसे नियम भी आए हैं इस सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भारत में। तो एक है केवल टीवी नियामक विधेयक। केवल टीवी नियामक विधेयक कब आया, 2011 में। इसके अंतर्गत है कि केवल ऑपरेटरों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया, तथा एनालॉग से सब चीजें मतलब एनालॉग से डिजिटल ट्रांसमिशन करना होगा, तथा कुछ चैनलों को, केवल ऑपरेटरों द्वारा कुछ चैनलों को फ्री टू एयर चैनल का प्रसारण अनिवार्य कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन केवल यही आ सकता है कि केवल टीवी नियामक विधेयक कब आया, 2011 में आया। क्या इसमें किया गया, इसमें मतलब केवल ऑपरेटरों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स ये खत्म होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक चैप्टर खत्म होता है। ऐसे ही हम 8-9 चैप्टर पढ़ेंगे, और ये पूरा यूनिट नंबर 9 को हम अच्छे से कवर करेंगे, और एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। इस करना आपको यही है कि इसमें आपको पेन कापी लेके पूरे नोट्स तैयार करना। मुश्किल से आपका 15 से 20 पेज तो बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा लास्ट तक में। तो आशा करते हैं आप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।